जरा सोचिए एक पल के लिए। आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे देखते हैं तो सिर्फ अंधेरी खाइयां हैं। ऊपर देखते हैं तो काले बादल और बर्फीली हवाएं हैं। तापमान है -10 डिग्री। ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पैर थके हुए हैं, हाथ सुन्न हो चुके हैं। और दुश्मन, वो ऊपर से आप पर गोलियां बरसा रहा है। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है। ये 1999 की सच्ची कहानी है। उन भारतीय जवानों की कहानी जिन्होंने उन पहाड़ों को वापस लिया जो उनसे एक धोखे के जरिए चुराए गए थे। एक रात में, एक चुप्पी में, एक गहरी साजिश में। आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, उन 60 दिनों की जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। उन जवानों की जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश की जमीन बचाई। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये बहादुरी, बलिदान और विश्वासघात की कहानी है। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1947। ब्रिटिश शासन के अंत के साथ भारतीय उपमहाद्वीप 2 अलग देशों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इस बंटवारे के साथ एक सवाल अनसुलझा रह गया, कश्मीर का सवाल। कश्मीर को लेकर 1947 में पहला युद्ध हुआ, फिर 1965 में दूसरा, फिर 1971 में तीसरा, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान की करारी हार हुई। 1972 में शिमला समझौता हुआ। दोनों देशों ने एक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को अपनी सीमा माना। तय हुआ कि इस रेखा को कोई नहीं तोड़ेगा, बातचीत से मसले हल होंगे। लेकिन दशकों तक कश्मीर में तनाव बना रहा और फिर 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए। पूरी दुनिया कांप उठी। 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने। फिर भी फरवरी 1999 में एक उम्मीद की किरण आई। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए बस से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया। दोनों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, एक शांति संधि। दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन इस दोस्ती के पर्दे के पीछे पाकिस्तान की सेना पहले से एक खुफिया योजना बना चुकी थी। उस योजना का नाम था ऑपरेशन भद्र। कारगिल की पहाड़ियां समुद्र तल से 5000 मीटर यानी 16000 फीट की ऊंचाई पर हैं। हर साल सर्दियों में भारतीय जवान इन ऊंची चोटियों को खाली कर देते थे। वजह साफ थी, वहां तापमान इतना गिर जाता था कि इंसान का रहना नामुमकिन था। ये एक पुरानी परंपरा थी, सबको पता था। पाकिस्तान की सेना ने इसी परंपरा का फायदा उठाया। 1998 के अंत में जब भारत के जवान नीचे थे, पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक आतंकवादियों के भेष में चुपचाप नियंत्रण रेखा पार करके भारत की खाली चोटियों पर जा बैठे। उन्होंने 130 से 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये काम इतनी सफाई से हुआ कि भारत को भनक तक नहीं लगी। उनका मकसद क्या था? राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यानी NH-1A, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लद्दाख के लिए यह भारत की जीवन रेखा है। इसी राजमार्ग से राशन जाता है, सैनिक जाते हैं, हथियार जाते हैं। पाकिस्तान का इरादा था इस राजमार्ग को काट देना। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो लद्दाख में भारतीय सेना अकेली पड़ जाए और तब भारत मजबूर होगा कश्मीर पर पाकिस्तान की शर्तें मानने के लिए। ये योजना बहुत चालाक थी, बहुत खामोश थी, बहुत खतरनाक थी और पाकिस्तान सोच रहा था ये काम हो गया। लेकिन 3 मई 1999 कारगिल के पास एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना के बंजू मुख्यालय में खबर दी। उसने कहा, पहाड़ों पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो वहां नहीं होने चाहिए। किसी ने सोचा नहीं था कि एक चरवाहे की एक बात पूरे देश की तस्वीर बदल देगी। 5 मई 1999 भारतीय सेना ने एक गश्त दल भेजा, 5 जवान। वे कभी वापस नहीं आए। उन्हें पकड़ लिया गया और जो उनके साथ हुआ वह इतना बर्बर था कि पूरा देश सुनकर कांप उठा। कैप्टन सौरभ कालिया, एक नौजवान अधिकारी जो सिर्फ दिसंबर 1999 में ही कमीशन हुए थे, मात्र कुछ महीने की सेवा। अपने 5 जवानों के साथ वे काक्सर क्षेत्र के बजरंग पोस्ट की जांच करने गए थे। वहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें घेर लिया और जीवित पकड़ लिया। 22 दिन तक उन्हें बंधक बनाए रखा गया। 9 जून 1999 को उनके क्षत विक्षत शव भारत को लौटाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया उन पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। आंखें निकाली गई थीं, हड्डियां तोड़ी गई थीं, कान में गर्म सलाखें घुसाई गई थीं। ये जिनेवा संधि का खुला उल्लंघन था। पूरा भारत क्रोध में जल उठा। उधर सेना को अब पूरी तस्वीर समझ आ चुकी थी। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक सोची समझी बड़े पैमाने की सैन्य कार्यवाही थी। और फिर भारत ने अपना जवाब दिया। 10 मई 1999 भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया।
करीब 2 लाख भारतीय सैनिक मोर्चे पर भेजे गए। 26 मई 1999 भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। मिग-21 और मिग-27 लड़ाकू विमानों ने दुश्मन की चौकियों पर हमले किए। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। जरा सोचिए, दुश्मन ऊपर है, उसके पास रणनीतिक बढ़त है, वो आपको देख सकता है, आप उसे नहीं। आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, खुले मैदान में, और वो ऊपर से गोलियां बरसा रहा है। 1 इंच जमीन के लिए घंटों की लड़ाई, एक चोटी के लिए दर्जनों जाने। यही कारगिल की असली कठिनाई थी। 5 जून 1999 को भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तानी सैनिकों के दस्तावेज रखे, जो मारे गए पाकिस्तानी फौजियों के पास मिले थे। ये साफ सबूत था कि ये कोई आज़ाद लड़ाके नहीं थे, ये पाकिस्तान की बाकायदा फौज थी। अब पूरी दुनिया की नज़रें कारगिल पर थीं। अगर कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई एक थी, तो वो थी तोलोलिंग की लड़ाई। तोलोलिंग एक ऐसी चोटी थी जहां से पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नजर रख सकते थे। जब तक ये चोटी दुश्मन के पास थी, भारत का राजमार्ग खतरे में था। ये लड़ाई 32 दिन चली। भारतीय सैनिकों ने बार बार हमला किया, बार बार पीछे हटना पड़ा। कई वरिष्ठ अधिकारी शहीद हुए। एक बार एक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी मार गिराया गया। 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन जवानों ने हार नहीं मानी। 13 जून 1999 2 राजपूताना राइफल्स के जवानों ने रात भर हाथों हाथ लड़ाई करके तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराया। ये सिर्फ एक चोटी नहीं थी, ये मनोबल की जीत थी। यहीं से पाकिस्तान की रीढ़ टूटनी शुरू हुई। इस युद्ध में कुछ नाम हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा, उम्र थी सिर्फ 24 साल। उनका रेडियो कॉल साइन था शेर शाह। पाकिस्तानी सेना भी उन्हें इसी नाम से जानती थी। उनके इंटरसेप्ट किए गए संदेशों में पाकिस्तानी सैनिक शेर शाह का नाम सुनकर कांपते थे। विक्रम बत्रा ने पॉइंट 5140 पर हमला किया, एक ऐसी चोटी जिसे लेना लगभग असंभव लग रहा था। ऊपर से गोलियां, नीचे से खड़ी चढ़ाई, लेकिन विक्रम आगे बढ़ते रहे, दुश्मन के बनकर तबाह करते गए। चोटी जीतने के बाद उन्होंने रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर। पूरे देश ने यह जुमला सुना। यह सिर्फ एक फिक्रा नहीं था, ये एक जज्बे का ऐलान था। फिर उन्होंने पॉइंट 4875 पर भी हमला किया। 7 जुलाई 1999 एक घायल अधिकारी को बचाने के लिए विक्रम बत्रा गोलियों के सामने खुद आ गए। वे शहीद हो गए। उन्हें परमवीर चक्र दिया गया, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, मरणोपरांत। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 1/11 गोरखा राइफल्स, खालूबर रिज, एक और असंभव सी चोटी। मनोज पांडे ने अपने दल का नेतृत्व किया, खुद घायल हो गए, फिर भी रुके नहीं, अपने साथियों को आगे बढ़ाते रहे। जब वे शहीद हुए तो उनके अंतिम शब्द थे, ना छोड़नू, यानी मत छोड़ो। उन्हें भी परमवीर चक्र मिला, मरणोपरांत। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, टाइगर हिल की लड़ाई, उन्हें 3 गोलियां लगी, लेकिन वे रुके नहीं, रस्सी पकड़कर सीधी चट्टान चढ़ते रहे, दुश्मन के बंकर तबाह किए, और वे जीवित बचे। उन्हें भी परमवीर चक्र मिला, जीवित रहते हुए। कैप्टन अनुज नैयर, 17 जाट रेजिमेंट, पिंपल कॉम्प्लेक्स पर हमला, दुश्मन का एक मजबूत किला। अनुज ने अपने साथियों के साथ कई बंकर तबाह किए। घातक घाव लगने से पहले तक वे लड़ते रहे। उन्हें महावीर चक्र मिला। इन सब के अलावा 527 भारतीय जवान इस युद्ध में शहीद हुए और 1363 घायल हुए। हर एक के पीछे एक मां थी, एक पिता थे, एक परिवार था। टाइगर हिल, ये एक नाम नहीं था, ये एक प्रतीक था। जब तक टाइगर हिल पाकिस्तान के पास था, तब तक भारत की जीत अधूरी थी। पाकिस्तान भी ये जानता था, इसीलिए वहां उसकी पूरी ताकत लगी हुई थी। 3-4 जुलाई 1999 की रात 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने आखिरी हमला बोला। 11 घंटे की बिना रुके लड़ाई। अंधेरे में, बर्फ में, गोलियों की बारिश में जवान ऊपर चढ़ते रहे। 4 जुलाई 1999 की सुबह भारत का तिरंगा टाइगर हिल पर लहराया। पूरे देश ने उस सुबह राहत की सांस ली। युद्ध सिर्फ पहाड़ों पर नहीं लड़ा जा रहा था, एक और मोर्चा था, दुनिया के दरबार में। भारत ने एक बहुत समझदारी की बात की, उसने नियंत्रण रेखा पार नहीं की। पाकिस्तान चाहता था कि भारत LOC पार करे, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि भारत हमलावर है, लेकिन भारत ने ये जाल नहीं काटा। नतीजा, दुनिया की नज़र में पाकिस्तान ही हमलावर था। जून 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ। सभी बड़े देशों ने साफ कहा, पाकिस्तान LOC का उल्लंघन बंद करे।
अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को व्यक्तिगत रूप से फोन किया, सेना वापस बुलाओ। 5 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ वॉशिंगटन गए, क्लिंटन से मिले और वहां से लौटकर उन्होंने सैनिकों की वापसी का ऐलान किया। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक हार थी। 11 जुलाई से पाकिस्तानी सेना पीछे हटने लगी, एक एक चोटी वापस आने लगी। और फिर आया वो दिन, 26 जुलाई 1999। ऑपरेशन विजय आधिकारिक रूप से संपन्न हुआ। भारत ने अपनी हर एक चोटी वापस ले ली, 1 इंच जमीन भी दुश्मन के पास नहीं रही। 60 दिनों की इस लड़ाई में भारत जीता। इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तख्ता पलट करके हटा दिया। भारत के लिए भी कारगिल एक सीख था। सीमा पर निगरानी की कमियां उजागर हुईं, खुफिया तंत्र में सुधार किए गए और इस युद्ध ने दुनिया को एक बात साबित कर दी कि 2 परमाणु शक्तियों के बीच भी पारंपरिक युद्ध हो सकता है और अगर एक पक्ष संयम बरते तो वो दुनिया की नज़र में नैतिक रूप से भी जीतता है। द्रास में तोलोलिंग की तलहटी में कारगिल युद्ध स्मारक बना है। उस स्मारक के द्वार पर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा खुदी हुई है। वो कविता जिसमें एक फूल कहता है, मुझे माला में मत पिरोना, मुझे उस राह में बिछा देना जहां वीर जवान चलते हैं। उस स्मारक की दीवार पर 527 नाम लिखे हैं। हर नाम के पीछे एक परिवार है। एक माँ है जो आज भी रोती है, एक बाप है जो आज भी गर्व से छाती फुलाता है, एक बहन है जो आज भी अपने भाई को याद करती है। विक्रम बत्रा की माँ ने कहा था, मेरा बेटा मुझे रोज मिलता है जब भी तिरंगा लहराता है। कारगिल युद्ध हमें ये याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त नहीं मिलती, उसकी कीमत चुकाई जाती है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने चुकाई, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने चुकाई, कैप्टन सौरभ कालिया ने चुकाई और उन 527 नाम वाले हर जवान ने चुकाई। जब भी आप तिरंगा देखें, एक पल के लिए उन्हें याद कर लीजिए। जय हिंद।